सुना रहे हो मुझे? अब पूर्वा पूछ रहे हैं कि भाई क्या क्वेश्चन है, पूछ रहे हैं स्मूचर भाई साहब क्यों आए हैं यहाँ पे? स्मूचर नाम सुने हैं आप लोग ना? एक क्लब ऑफ रोम के अंदर उस टॉपिक के अंदर ही आए थे स्मूचर। वो क्यों आए थे? तो नैन्सी ने कहा स्मॉल इज ब्यूटीफुल, और हम करें कि नहीं आवर कॉमन फ्यूचर। दोनों में सही कौन है? स्मॉल इज ब्यूटीफुल क्या और कॉमन फ्यूचर? सब ज्योग्राफी पढ़ा है ना? और शायद वही पढ़ा रहे हैं। तो सर हिस्ट्री का क्वेश्चन क्यों पूछना है? अच्छा साहिल, हिस्ट्री का क्वेश्चन है? वेरी गुड, क्या बहुत अच्छी बात है। सर स्नूचर इसमें है ही नहीं कहीं। कहीं नहीं है ना? कमाल है। अभी महात्मा गांधी आएंगे तब क्या कहोगे? महात्मा गांधी आ चुके हैं, शायद महात्मा गांधी आ चुके हैं। महात्मा गांधी की फिलोसफी लिखी गई थी स्मॉल इज ब्यूटीफुल नाम के बुक में, ठीक ना? और आवर कॉमन फ्यूचर जो था वो बुटलैंड कमीशन रिपोर्ट था, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन किया गया था। साहिल माइक ऑन करना, माइक और कैमरा दोनों जरा पकड़ में आने चाहिए कुछ कुछ बच्चे। साहिल सर हो गया बस। अरे अरे ऑन करो ना भाई, ऑन करो जल्दी। अरे ऑन कीजिए। सर वीडियो तो ऑन नहीं कर सकते। वीडियो ऑन करने को बोल रहे हैं आपको। सर 2 मिनट लगेगा। 2 मिनट के बाद बिल्कुल ऑन कीजिए। ये क्लास में ऐसा बिल्कुल नहीं कि अगर कुछ कह दिया तो उसके बाद ये नहीं कि ना, कह दिया गया तो कह दिया गया, ठीक है? हाँ, गांधीयन फिलोसफी थी, तो अगली क्वेश्चन है कि गांधीयन फिलोसफी क्या थी? गांधीयन फिलोसफी क्या थी? गांधी की कौन सी फिलोसफी को इस बुक में जो होगा वो डाला गया है? उनकी फिलोसफी बताइए। इसमें शानवी आदर्श नाम की कोई स्टूडेंट है क्या? शानवी? शानवी कोई नहीं है। महात्मा गांधी के व्यूज बताइए जरा आप लोग। हाँ साहिल बताओ जरा महात्मा गांधी के व्यू। चलो तुमको हम पिन नहीं कर रहे हैं, हम अपने ही वीडियो को पिन कर ले रहे हैं, सब मुझे ही देखें। अब कुछ क्लियर हुआ आपको कि क्या हम लोग पढ़ रहे हैं? ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं कि हिस्ट्री पढ़ रहे हैं? अनम्यूट करो। सर ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। तो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन था ना? यस सर। अच्छा, थोड़ा चेहरा दिखाओ ना बाबू। कोई बात नहीं, बस हम ही देख रहे हैं, हम सबके लिए स्पॉटलाइट नहीं किए आपको। दूसरी चीज ध्यान दीजिएगा इस क्लास के अंदर कि आप जितना भी आप पढ़ रहे हो ना, अभी ज्योग्राफी पढ़ लिए, एक चैप्टर जो होगा वो हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है। अब मे बी हम पढ़ा रहे हैं आप लोग को सिविक्स का, लेकिन हम वहां पे इस ज्योग्राफी से भी और हिस्ट्री से भी क्वेश्चन एनालाइज करेंगे, ठीक ना? तो ये नहीं कि चैप्टर पढ़ लिए इसको भूल गए कि सर अब तो सिविक्स पढ़ा रहे हैं, सिविक्स से क्वेश्चन आएगा। ध्यान देना, ठीक ना? लॉर्ड बैरन का नाम सुने हो ना? कौन थे लॉर्ड बैरन? अच्छा नहीं आता। नेक्स्ट क्लास में जो होगा याद करके आइएगा। ओके चलिए क्लास शुरू करते हैं। हाँ, महात्मा गांधी के दो व्यू थे कि देयर इज एनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड एंड नॉट ग्रीड, ठीक है? नैन्सी का आंसर था, नैन्सी आज सही से आंसर कर रही है। एंड दूसरा आया है अमृत का, अमृत ने कहा है कि एंड सपोर्ट प्रोडक्शन विथ नीड। नहीं, ये प्रोडक्शन नहीं, ये गलत है। ही वाज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन, हाँ ये सही है स्टेटमेंट, ठीक। महात्मा गांधी ने कहा था कि आप जो होगा प्रोडक्शन बाई मासेस होने चाहिए, नॉट प्रोडक्शन इन मासेस, ठीक है? तो प्रोडक्शन इन मासेस जो होगा उसको खत्म कीजिए, ठीक? क्लियर हुई बात? अच्छा, हम लोग शायद लास्ट टॉपिक यहाँ तक खत्म कर चुके थे। हम लोग इस चीज का यहाँ तक समझ चुके थे कि लैंड यूजेज जो होंगे वो डिटरमाइन किए जाते हैं दो फैक्टर्स के थ्रू। एक फैक्टर होता है फिजिकल फैक्टर, जिसके अंदर आते हैं 3 कैटेगरी, टोपोग्राफी, क्लाइमेट एंड सॉइल। और तीसरा होता है ह्यूमन फैक्टर, जिसके अंदर आता है पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी एंड कल्चर एंड ट्रेडिशन। हो चुका था कि ये बाकी था कि और आगे हम लोग पढ़ चुके हैं? सर हो गया था। हो गया था ना? यस सर। मूविंग एड, आगे बढ़ते हैं। डाटा पढ़ा रहे थे आप? डाटा। हाँ डाटा पढ़ा रहे थे शायद, वो कितने परसेंट डाटा हमारे पास लैंड का अवेलेबल है, ये तो हम लोग पढ़ चुके थे, ये भी पढ़ चुके थे। यस सर। ओके आगे
लैंड डिग्रेडेशन, ये हम लोग क्लियर कर चुके थे। बोलो। हाँ बोलो मृत्युंजय। बोलिए। क्या मैसेज है कुछ? क्या? कितना नेट ले रहा है? किससे बात कर रहा है लड़का? तो देखो ये डाटा क्लियर हो चुका था। हाँ हमें लग रहा है कि ये बाकी था, लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर, ये टॉपिक हमें पढ़ाना था ना। अब देखो तुम लोग बताओ, लैंड जितना हमारे पास अवेलेबल है, सिंपल सी बात है, जितना हमारे पास लैंड अवेलेबल है, क्या इसकी जो क्वालिटी हम लोग खराब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, डिग्रेड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। देखो लैंड डिग्रेड करने में दोनों फैक्टर जो होंगे वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक तो ह्यूमन फैक्टर भी, दूसरा जो होगा नेचुरल फैक्टर वो भी है, क्योंकि फ्लड आता है, बहुत अधिक जो होगा, बहुत हेवी वाइंड्स जो होंगे वो बहेंगे, ये सब भी क्या करेंगे, लैंड को डिग्रेड करते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि ह्यूमन एक्टिविटीज लैंड को डिग्रेड करने के लिए अधिक रिस्पॉन्सिबल है ना? ह्यूमन एक्टिविटी जो होगा वो लैंड को ज्यादा डिग्रेड कर रही है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, क्या आपको ये भी लगता है कि ह्यूमन एक्टिविटी जो होगा वो इनवाइट करते हैं नेचुरल डिजास्टर को? ह्यूमन एक्टिविटीज के चलते नेचुरल डिजास्टर काफी अधिक आ रहे हैं, ये भी मानते हो आप लोग? मानते हो ना? तो बस ये अगला पॉइंट हम लोग का यहीं पे क्लियर है, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटी जो होगा ना वो इन्वाइट करते हैं, ह्यूमन एक्टिविटी के चलते फ्लड जो होंगे। हाँ, उसका आंसर स्मॉल इज ब्यूटीफुल ही होगा। ठीक है, स्मूचर ने एक बुक लिखा था, स्मॉल इज ब्यूटीफुल साहिल, ठीक, इसलिए उसका नाम आया है। हाँ, ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, डैम बना दिए भाई, डैम के चलते फ्लड जो होगा, फ्लड कंट्रोल नहीं हो रहा है ना? ठीक है, आई थिंक सभी एग्री कर रहे हो उस चीज से। तो ह्यूमन बीइंग जो होगा वो लैंड को डिग्रेड तो कर ही रहा है। अगर कर रहा है तो क्या हम लैंड को डिग्रेड होने से बचा सकते हैं कि नहीं बचा सकते हैं? अभी भी क्वेश्चन बनता है कि लैंड को डिग्रेड करने से बचा सकते हैं नहीं बचा सकते? ठीक है, तो हम लोग जो कॉजेज पढ़ेंगे उसका ठीक उल्टा कर देंगे, तो लैंड को डिग्रेड होने से बचा देंगे। देखिए पॉइंट में ज्यादा कुछ नहीं, बस सीधे समझना है। हुआ क्या है, यहाँ पे लिखा क्या है कि हम लोग जमीन जो होगा उसका 95% अपने बेसिक नीड को फुलफिल करने के लिए लैंड का यूज करते हैं। जैसे कि हमको चाहिए होगा फूड, तो फूड लैंड से आता है भाई, सॉइल हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, बस वही है। शेल्टर, शेल्टर भाई भी लैंड से आएगा। और हमको अगर क्लॉथिंग भी करना होगा तो क्लॉथिंग के लिए जो कपड़े हम लोग पहनते हैं उसका भी कहीं ना कहीं रिलेशन लैंड के थ्रू आता है, चाहे वो सिंथेटिक फाइबर हो नेचुरल फाइबर हो, लैंड से ही मिलता है हम लोग को। अब यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी ने क्या किया, लैंड को तो डिग्रेड कर दिया, जैसे माइनिंग करते हैं हम लोग, डिफोरेस्टेशन करते हैं, क्वायरिंग करते हैं, ओवरग्रेजिंग कराते हैं, ये ह्यूमन एक्टिविटीज। इसके साथ साथ हमने क्या कर दिया है कि नेचुरल फोर्सेस को भी एग्रीवेट कर दिया, उनके भी स्पीड को एग्रीवेट कर दिया है, और इसके चलते जो नेचुरल फोर्सेस हैं वो भी अब अधिक से अधिक लैंड को डैमेज कर रहे हैं। ठीक ना, ये दो पॉइंट जो बोर्ड में लिखे गए यहाँ पे यही है। क्लियर है आप लोग को? कोई कंफ्यूजन? नोट करने के लिए हम बाद में बोलेंगे आपको, अभी नहीं नोट करना है किसी को भी। अब इसके अलावा समझो, ये जो लैंड डिग्रेडेशन है, ये डिग्रेडेशन अलग अलग एरिया में अलग अलग फोर्सेस के कारण होता है, और क्वेश्चन वहां से पूछे जाएंगे कि कहाँ पे। अब पूछा जाए कि हरियाणा, पंजाब, यहाँ पे लैंड डिग्रेड हो रहे हैं, कॉजेज बताओ। पता होगा आप लोग को। अरे शेल्टर मतलब हमें रहने के लिए घर, घर के अंदर है ना, शेल्टर के अंदर है। गाड़ी का भी शेल्टर होता है, गाड़ी को शेल्टर में डाल दो, ठीक है, छाया में जहाँ पे एक प्लेस हो। ठीक है, अब बताओ हरियाणा में लैंड डिग्रेड हो रहा है, कॉजेज क्या हो सकते हैं? ओवर इरिगेशन, तो पूर्वा लग रहा बुक पढ़ी हुई है। मुझसे कोई पूछता तो हम बोलते हैं कि भाई ग्रीन रेवोल्यूशन। इन्वेस्टिगेशन के बाद बता सकते हैं। ओवर इरिगेशन, क्वायरिंग, क्वायरिंग 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 नहीं पता है क्या रही है आपको? क्वायरिंग मतलब ऊपरी खुदाई, जैसे आपको हम पकड़ा दे कुदाल और कहें कि जाइए खोद के लाइए, ठीक है, और कुदाल से आप उसको खोदते हो तो क्वायरिंग है। वही गड्ढा अगर अंदर तक चलते चले गए तो वो माइनिंग है। क्वायरिंग और माइनिंग में थोड़ा डिफरेंस है। माइनिंग एक स्मॉल एरिया में बहुत अंदर डेप्थ तक होता है, और क्वायरिंग जो होगा एक लार्ज एरिया में जो होगा शैलो डेप्थ तक होता है, हल्का सा। ठीक है, हाँ, अपर सरफेस पे होगा। ठीक, तो हम लोग बात कर रहे थे, जाहिर सी बात है कि लैंड अगर डिग्रेड करे पंजाब में है तो मेन कॉज है वो उसका है वहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन का है। फर्टिलाइजर का अधिक यूज करना शुरू कर दिया हम लोग, HFI सीड्स का अधिक यूज करना शुरू कर दिया भाई, अधिक पेंट्रेट कर जाते हैं लैंड के जो होगा, फर्टिलिटी खराब कर दे रहे हैं।
ठीक ना, लेकिन बुक में जो आंसर दिया होगा उसके हिसाब से बिल्कुल सही किसी का आंसर आया था, दैट वाज ओवर इरिगेशन। वैसे ही झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इन सभी एरिया में अगर हम लोग जाएं तो वहां पे लैंड डिग्रेड होने का जो मेन कॉज है वो है माइनिंग। ये कॉजेज याद रखना है। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ये सभी एरिया जो होंगे ये मिनरल रिसोर्सेज में बहुत अधिक रिच है, मिनरल रिसोर्सेज काफी अधिक मिलते हैं, और इसलिए यहाँ पे जो प्रॉब्लम क्रिएट करती है दैट वन इज माइनिंग। माइनिंग जो लैंड को डिग्रेड कर रहा है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, देखो फिर से रिपीट हुआ है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक और कॉज जो कि लैंड को डिग्रेड कर रहा है दैट वन इज ओवर ग्रेजिंग। ठीक है, और फिर आ जाए हम लोग पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न पार्ट में, जो कि पंजाब दिल्ली से रिलेटेड है, उस पार्ट में वहां पे ओवर इरिगेशन जो होगा ये मेन फैक्टर है। ठीक, बस इतना ही ध्यान रखना है कि 3 एरिया यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। बाकी तो लैंड डिग्रेड का, लैंड पॉल्यूशन के बारे में तुम पढ़ रहे हो कि सीमेंट इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री में हम लोग सीमेंट बना रहे हैं, सीमेंट बना रहे हैं। बिहार में मेनली जो होंगे ऐसे ह्यूमन एक्टिविटी कोई कॉज नहीं है, हमारे यहाँ ह्यूमन एक्टिविटी कुछ नहीं होता है। हम लोग जो पॉल्यूशन करते हैं ना, सॉइल पॉल्यूशन, आगे हम लोग पढ़ेंगे, वो एक कॉज है। दूसरा जो होता है वो नेचुरल फोर्सेज, जैसे कि अभी फ्लड आने वाला है कुछ समय में, तो वो इफेक्ट करेगा बिहार के अंदर। ह्यूमन एक्टिविटी ज्यादा है, क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर भी हम लोग बहुत अधिक डेवलप नहीं है, बिहार डेवलप नहीं है एग्रीकल्चर के मामले में। ठीक है, तो देखो ये सभी जो होंगे वो क्या कर रहे हैं कि लैंड को डिग्रेड कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ चीजें भी आपको बता रहे थे कि सीमेंट, अगर सीमेंट इंडस्ट्री बनेगा तो लाइमस्टोन ब्रेक करोगे, वो जो क्रशिंग होगी, ग्राइंडिंग होगी, उसके बाद उसके पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में जाएंगे, एटमॉस्फेयर से वो सेटल डाउन हो जाएंगे ग्राउंड पे। ग्राउंड में जो सॉइल के अंदर पोर्स होते हैं उस पोर्स को अंदर वो चले जाएंगे, और फिर क्या होगा, वाटर का पेनिट्रेशन, वाटर जो अंदर जाता है उसको वो कंट्रोल कर देंगे, रोक देंगे, चेक करना शुरू करने, रिजल्ट होगा कि लैंड आपका खराब हो जाएगा, जाहिर सी बात है जमीन खराब होगी। ठीक ना, तो जमीन खराब हो रही है, इसको हमको बचाना है। कैसे बचाएंगे, कैसे बचाए भाई, जमीन खराब हो रही है, कैसे बचाया जाए, कुछ कॉज बताइए आप लोग। हाँ हाँ, पंजाब एंड हरियाणा आ गया, इसका अवॉइड करके, बिल्कुल वही चीज तो है, इसका अवॉइड कर, यानी कि डिफॉरेस्टेशन है तो उसको एफॉरेस्टेशन कर दीजिए। ओवर ग्रेजिंग है तो वहां पे बस चेक लगा दीजिएगा, चेक ओवर ग्रेजिंग, मतलब कि ओवर ग्रेजिंग को रोक दीजिए, ग्रेजिंग करिए। हाँ, टेरेस फार्मिंग वगैरह हम लोग सॉइल के लिए आगे पढ़ेंगे। ठीक है, माइनिंग हो रही है तो माइनिंग को कंट्रोल माइनिंग करवाइए। ठीक ना, यही सारे कॉजेज होंगे ना, सभी जानते हो, लेकिन थोड़ा सा बुकिश वर्ड में पढ़ लिया जाए, बुकिश वर्ड में क्या क्या। तो बुकिश वर्ड में है कि एफोरेस्टेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, एफोरेस्टेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग जो होगा ये लैंड को डिग्रेड होने से रोक सकता है। शेल्टर बेल्ट समझते हो सभी को, शेल्टर बेल्ट क्या होता है, ये कंफ्यूजन है शेल्टर बेल्ट में, समझ रहे हो ना। तो शेल्टर बेल्ट लगाकर हम लोग क्या करते हैं कि लैंड जो होगा डिग्रेड होने से रोक सकते हैं। कंफ्यूज हो, देखो शेल्टर बेल्ट में होता क्या है, जैसे हम इरिगेट कर रहे हैं ना, मेरा एक, ये देखो हमने एक एरिया ले लिया, एरिया, इस एरिया में हम लोग इरिगेशन कर रहे हैं। ठीक ना, इसमें हम लोग ओवर वाटर जो होगा प्रोवाइड कर, ठीक है, तो जब पानी इसका हम लोग प्रोवाइड करेंगे, जब ज्यादा से ज्यादा इसमें हम लोग इरिगेशन करेंगे तो वाटर जो होगा इसकी बाउंड्री के बाहर जा सकते हैं। डू यू थिंक कि वाटर जो होंगे इस लैंड बाउंड्री के बाहर जाएंगे कि नहीं जाएंगे, जाएंगे। ठीक है, अगर लैंड बाउंड्री के बाहर वो जाएंगे तो वो क्या करेंगे कि सॉइल का जो एक अपर लेयर होता है जिसके अंदर ह्यूमस वगैरह सब कुछ होगा उसको लेकर बाहर भाग जाएंगे, चले जाएंगे, और बाहर के भी सॉइल को जो होगा, जो केमिकल फर्टिलाइजर होगा उसको उसके से डिस्टर्ब करना शुरू कर देंगे। डू यू थिंक ऐसा होता है, हाँ, इरोजन हो जाएगा। तो हम क्या करें, यहाँ पे बहुत सारे पौधे लगा दें इसके बाउंड्री पे, ट्रीज। तो ट्रीज के पास क्या होता है ना कि इनके पास कैपेबिलिटी होती है कि ये होल्ड कर रखते हैं सॉइल को, ये सॉइल का जो होगा फ्लो रोक देते हैं। और देखना यहाँ पे क्या होता है, ऑटोमेटिक एक बाउंड्री क्रिएट हो जाती है चारों तरफ। हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने ट्रीज लगा दिए, लगाए तो भाई पौधे हो गए वो ट्रीज। अब ऐसा नहीं कि ट्री उखाड़ के लाए लगा दिए, साहिल ऐसा भी कर सकता है। ठीक है, तो ये जो कंडीशंस होता है इसी को हम बोलते हैं शेल्टर बेल्ट। इज इट क्लियर, शेल्टर बेल्ट क्या होगा, हाँ, बाहर होने से प्रिवेंट कर देगा। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग लिखा हुआ है, अरे यहाँ पे ये पॉइंट खत्म हो गया, ये पॉइंट खत्म हो गया, ये पॉइंट यहाँ से दूसरा कॉमा है,
अदिति कॉमा है वहां से, कॉमा देखो, ठीक है। अभी रुक जाओ, नोट करवाते हैं, रुक जाओ, अभी समझ लो पहले। उसके बाद तीसरा, तीसरा है स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून। अब यही फिगर फिर से समझो, ये मेरा डेजर्ट का एरिया है, यहाँ पे डेजर्ट है, बालू है, खूब है, रेत है यहाँ पे। तो डेजर्ट का एरिया अपने आप को इंक्रीज करता है कि नहीं करता है? डेजर्ट का एरिया इंक्रीज करेगा ना। इसके आसपास का जो थोड़ी बहुत मिट्टी होगी, अबे कहाँ चलेगी, थोड़ी बहुत जो मिट्टी होगी, वो मिट्टी जो होगी वो भी खराब होना शुरू हो जाएगी, डेजर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो हम यहाँ पे जो पौधे लगाए हैं शेल्टर बेल्ट, इसके जगह पे हम लगा दे थॉर्नी बुशेस, बुशेस लगा दे, झाड़ियाँ लगा दे। तो झाड़ियाँ इसके सैंड जो भी डेजर्टिफिकेशन हो रहा है उसको कंट्रोल करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे ना, ठीक है। तो ये सभी जो पॉइंट्स है ये आपको डील करते हैं कि हम कैसे कैसे जो होगा वो कंट्रोल कर सकते हैं किसको, लैंड को डिग्रेड करने से। बाकी सभी पॉइंट होंगे जो आप लोग जानते हो, जैसे कि वेस्ट लैंड होगा उसको मैनेज कर लिया जाए। लैंड की बात हो रही है तो वेस्ट लैंड जहां पे हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, अगर वहां पे हम कुछ काम कर सकते हैं तो उसको मैनेज कर लेते हैं। अगर खेती कर सकते हैं बिल्कुल करें। माइनिंग इसको कंट्रोल कर लिया जाए, बहुत अधिक जो माइनिंग हो रही है भाई छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश में, उसको कंट्रोल कर ले। और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट जो होते हैं, जो कि ग्राउंड में जाते हैं, सॉइल में जाते हैं, या फिर रिवर में चले जाते हैं, रिवर से फिर जो होगा घूम फिर के इरिगेशन के टाइम पे आते हैं लैंड एरिया में, वो जो होगा वो डिग्रेड कर देते हैं। तो इन सभी को अगर हम लोग कंट्रोल कर ले तो हमारा जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक ना। अब आपको नोट डाउन करना है यहां से, ठीक है। ये पॉइंट आप लोग छोड़ दीजिएगा। झूम फार्मिंग में होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि वहां पे मैक्सिमम जो होंगे वेस्टलैंड निकल जाते हैं हमारे झूम फार्मिंग में। अरे डेजर्ट एरिया में प्लांट्स नहीं लगते हैं मिस्टी, डेजर्ट एरिया में प्लांट नहीं लगा सकते, वहां पे क्या लगा सकते हो, कैक्टस वगैरह लगते हैं ना, थॉर्न्स होते हैं। साइंस में पढ़े होगे, अभी अभी तुरंत पढ़े होगे लाइफ प्रोसेस के अंदर कि वेपोराइजेशन काफी अधिक होता है। हाँ कैक्टस लगा सकते हैं। अब देखो यहाँ पे ये तुम लोग नोट डाउन कर लो जरा, ये पॉइंट झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश वाला, गुजरात, राजस्थान, ये सब वाला, और पंजाब हरियाणा वाला, ये इसको नोट डाउन कर लीजिए। बस इतना ही नोट डाउन कीजिएगा। ये बोल्ड में है, बोल्ड में है, आपको बोल्ड में है, उसको नोट डाउन कीजिए ना, बस बोल्ड में है वो। अभी किसी ने हैंड रेज किया था मेरे देखने के पहले, अभी तुरंत डाउन हो गया, कौन था वो? हाँ अर्णव, क्या प्रॉब्लम है बताइए। सर थोड़ा एक बार पिछला वाला स्लाइड दिखाइए ना सर, इससे जस्ट पहले वाला। इसके जस्ट पहले वाले में कुछ नोट नहीं करना था, इसलिए मैं उसको दिखाया नहीं आपको, सब आपको हमको पता सर है। स्क्रीनशॉट ले लेते हैं सर, दिखा दीजिए एक बार। स्क्रीनशॉट न लिया करो, क्लास में बैठ के लिखा कीजिए, क्योंकि कभी मूड खराब होगा आपकी कॉपी चेक कर लेंगे हम, क्या लिखे हो क्या नहीं लिखे हो। हो गया, चलिए यहाँ पे अब नोट डाउन कर लो इस पॉइंट को। करते हैं, कैक्टस की फार्मिंग होती है साहिल, मत घबराइए, कैक्टस की भी फार्मिंग होती है, ठीक ना। लेकिन आदमी उसका पानी नहीं पीता है। कभी जाइए, पधारो मारो राजस्थान। कैक्टस की भी खेती कहते हैं क्योंकि रेनफॉल को कंट्रोल करता है, मेंटेन करता है, तो उसकी भी खेती की जाती है, लेकिन सभी कोई नहीं करता। शानवी आदर्श जरा अनम्यूट कीजिए तो खुद को, शानवी। यस सर। बाबा कोई प्रॉब्लम हो रही है आपको कोई एसएसटी में, सोशल साइंस में? यस वो मेरे हिस्ट्री में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी।
तो जो हिस्ट्री में प्रॉब्लम है, तो आपने अपने क्वेश्चन जो है आप कोऑर्डिनेटर के पास सेंड कर रहे हो, तो वो आंसर करेंगे। नो सर, उन्होंने बोला था, मेरी मम्मी ने फोन किया था, कुछ प्रॉब्लम था सर, तो फिर सर ने कहा कि आप मैसेज कर देने के लिए। तो आपने ग्रुप में भी तो क्वेश्चन नहीं डाला। चलो पर्सनली नहीं, कुछ पर्सनली तो वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ग्रुप में ही क्वेश्चन डालो, तो ग्रुप में डाली तो क्या हो जाता है, कोई प्रॉब्लम होती है? नो सर। ठीक ना, तो आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं। जो भी क्वेश्चन आपको पूछने हैं, जो भी डाउट है, आप ओके सर। बेहिचक होकर कभी भी डालो ग्रुप में, ठीक ना? ओके सर। ओके। हाँ साहिल बोलिए। सर कैक्टस में सर पानी कहाँ से आता है? उसका अब रूट हमको तो उतना नीचे नहीं जाता होगा कि जितना पानी मिल जाए, क्योंकि वहाँ पे कैक्टस कोई के फल जो रूट्स लगाता होते है। हैं ना, वो क्या करते हैं कि वो पानी को रिटेन कर सकते हैं। पानी आता है वहां पे भी उतना ही है, लेकिन बाकी प्लांट जो होंगे वो क्या करेंगे, ट्रांसपीरेशन कर लेंगे। ठीक, बाकी प्लांट्स भी जो होंगे वो भी वाटर को, कैक्टस सिर्फ अपर लेयर पे नहीं हो जाता है, लेकिन वो जितना उसको वाटर मिलता है ना, यस सर। उतने वाटर को वो अपने पास वो रिटेन कर सकता है, इसीलिए वहां पे वो सस्टेन कर पाता है। ओ, ठीक, बोला कि नहीं नहीं आपके लिए भी अलाउड होगा, नहीं है तो मैं भी कर दूंगा। आप कुछ ज्यादा मैसेज करोगे इसलिए जो होगा वो रिस्ट्रिक्ट किया होगा। यही चीज है, ये एसएससी क्लास में साइंस के क्यों क्वेश्चन पूछते रहते हो सब, एसएससी क्लास में एसएससी क्वेश्चन पूछो। ठीक है, नोट डाउन कर चुके, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। और ये आप लोग अगर चाहो तो नोट कर सकते हो, ये तीनों पॉइंट तो बिल्कुल नोट करना है। और आगे लैंड डिग्रेड करने में यहाँ पे नीचे जो कुछ ब्लू कलर में भी आपको पॉइंट दिख रहे होंगे, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए, ग्रुप में आप लोग अलाउ हो चुके हैं, आप लोग वहां पे अपने डाउट डालते रहिएगा। नोट कर चुके हैं आप लोग, तो आगे बढ़े। डन, वेरी गुड। अब पता है ये जो चैप्टर है, ये सच में ऐसा चैप्टर है जो कि लगता है कि कितनी बार तुम लोग पढ़े होगे, बार बार वही चीज रिपीट आता है। अब बताओ जरा, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल कोई मुझे बता सकता है? चलो जब तक तुम नोट करो, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल कोई बताएगा? सिंपल साफ शब्दों में, ज्यादा हमको कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। एनीवन जो बताना चाह रहा हो, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल? हाँ, बाय प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। हाँ, वेदर ड्रॉप से बनता है। ठीक, सभी जानते हो सब। सबसे पहले वेदरिंग होगा। वेदरिंग भाई आप किसी प्रोसेस के थ्रू हो सकता है, नेचुरल फैक्टर मेनली जो होंगे इसके ऊपर इफेक्टिव होते हैं। वेदरिंग होगा, उसके बाद फिर वो आते हैं, रिवर के अंदर डिपोजिशन होता है, वहां पे ह्यूमस मिक्स होता है, और फिर जो होगा फिर वहां पे लाकर लास्ट में रिवर जो होगा उसको सॉइल के पास जो होगा वो डिपोजिट करके चले जाते हैं। ठीक है, ऐसा ही होता है ना। देखो, तो सॉइल अब आ गया हमारा, अब लैंड खत्म हो चुका है, हम लोग मिट्टी पे आ गए। ठीक है, रिन्यूएबल रिसोर्स, लेकिन हम लोग इसको रिन्यूएबल रिसोर्स के अंदर नहीं रखते हैं, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के अंदर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके प्रोसेस में एक लंबा टाइम लगता है।
ठीक है, क्लियर हो रही बात। रिन्यू कर सकते हैं, सॉइल का फॉर्मेशन हमेशा होता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, बार बार सॉइल का फॉर्मेशन होते ही रहता है। लेकिन सॉइल के फॉर्मेशन में क्योंकि एक लंबा इंपॉर्टेंट रखता है, टाइम लगता है, इसलिए इसको हम लोग जनरली नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में हम क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, ध्यान देना कि जब भी किसी सब्सटेंस का यूज उसके प्रोडक्शन से अधिक होने लगे तब उसको हम लोग नॉन रिन्यूएबल बोलते हैं। अगर उसका यूज और उसका प्रोडक्शन दोनों जो होंगे एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री रहे, एक दूसरे के साथ रहे, ठीक ना, कंटेम्परेरी रहे, तो उस टाइम पे हम लोग उसको बोलेंगे कि वो जो होंगे वो क्या है, रिन्यूएबल है। तो सॉइल बहुत सारे एरिया में रिन्यूएबल रिसोर्स है और बहुत ऐसे एरिया हैं जहां पे वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहीं पे जो होगा प्लांट ग्रो करते हैं और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होगा उसको सपोर्ट करते हैं कि वो सर्वाइव कर सके। ठीक ना, समझ में आ रही बात। अब बनता कैसा है, तो बनते हैं वही आपके वेदरिंग का जो एक प्रोसेस होता है, ठीक, और उस वेदरिंग में जो होगा वो प्रोसेस में बहुत सारे चीज होगा उसके डिपेंड, जैसे टेम्परेचर, सन का जो टेम्परेचर है जनरली वो वेदरिंग को जो होगा उसको इफेक्ट करता है। रनिंग वाटर, पानी जो होगा वो भी काट कर ले जाते हैं। विंड एंड ग्लेशियर्स, ठीक है, और उसके बाद एक्टिविटीज ऑफ डिकम्पोजर्स, ये फिर साइंस का टॉपिक है, साइंस में समझिएगा डिकम्पोजर्स कौन होते हैं। ये सब के सब क्या करते हैं कि वेदर करते हैं, रॉक्स को तोड़ना शुरू करते हैं। लाइकेन नाम का एक पौधा होगा वो भी तोड़ देता है रॉक को। ठीक है, अब ये आप लोग पढ़े होंगे सॉइल प्रोफाइल, ठीक ना। मेरा साउंड लो हो गया, सबको आ रहा है मेरा साउंड, ठीक है। सॉइल प्रोफाइल, अमन तुम अपने मोबाइल में कुछ छेड़छाड़ किए होगे, सबको आ रहा है, ठीक ना। तो सॉइल के कितने प्रोफाइल होते हैं, इस फिगर को ध्यान ना दीजिएगा, चार होते हैं। यहाँ पे थोड़ा डिटेल्ड फिगर मुझसे गलती से आ गया है, अगली बार से ध्यान रखेंगे, ठीक ना। 4 हॉरिजन होते हैं सॉइल में, ABCD, ठीक ना, यही ना। अब देखो हम लोग नीचे से देखा जाए, सबको ऊपर से पढ़ते हैं, हम नीचे से पढ़ते हैं। ये जो है ना बेड रॉक है, जिसको R हॉरिजन लिखा गया है, बेड रॉक, ठीक, ये जो होगा ये हॉरिजन D कहलाता है, जो बुक में है हॉरिजन D, ठीक। इसके ऊपर ये जो है, ये जो फिगर आपको दिख रहा है ये हॉरिजन C है। इस बेड रॉक के ऊपर थोड़े से कंकड़ मिलेंगे, थोड़ा टूटा हुआ रॉक मिलेगा, ये हॉरिजन C है। उसके ऊपर हॉरिजन B होता है, इसको हम लोग सब सॉइल बोलते हैं, ठीक ना। और सबसे ऊपर जो होगा टॉप लेयर होता है वो होता है टॉप सॉइल, को उसको हम लोग हॉरिजन A बोलते हैं, ठीक ना। तो सॉइल के 4 हॉरिजन होते हैं ABCD, ठीक। सबसे नीचे D में एक बड़ा पत्थर जिसको हम लोग बोलेंगे कि बेड रॉक है। C में उससे उस पत्थर के कुछ टुकड़े हुए, ठीक ना, वो होंगे आपके पैरेंट रॉक जहां सॉइल का फॉर्मेशन होगा। और फिर उसके ऊपर का जो लेयर होगा वो सब सॉइल, जनरली यहाँ पे ह्यूमस नहीं होता, लेकिन जड़ें यहाँ तक जाती हैं कम से कम, जो कि प्लांट के रूट्स, जो भी ट्रीज होते हैं उसके रूट्स कम से कम यहाँ तक जाते हैं। और फिर टॉप सॉइल जहाँ पे ह्यूमस और बाकी जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो वहां पे रिसाइड करते हैं, ठीक है। पता है सबको 4 हॉरिजन्स ऑफ सॉइल, याद रहेगा ना, ठीक है। अब देखो सॉइल का इंपॉर्टेंस से बहुत अधिक क्वेश्चंस आते हैं, बहुत अधिक क्वेश्चन कि सॉइल क्यों इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ से आप आंसर कीजिएगा कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल, तो यहाँ पे आप आंसर करेंगे इट इज द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, ठीक है। यहाँ से आप आंसर करना शुरू करोगे। अब देखिए सॉइल जो होगा वो भी हमारे लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। रुक जाओ, मैं सभी स्लाइड्स आपको दिखा रहा हूँ। अब सॉइल का जो यूजेस है या उसके जो क्लासिफिकेशन है उसको हम पढ़ना है। तो सॉइल के क्लासिफिकेशन को पहले हम पढ़ रहे हैं कि सॉइल जो होंगे उसको क्लासिफाई हम लोग किस किस फैक्टर पे करते हैं। तो उनके सॉइल फॉर्मेशन के बेसिस पे, कैसे उनका फॉर्मेशन हुआ, बने कैसे हैं, उनका कलर कैसा है, कितनी उसका थिकनेस है, मोटाई कैसी है, टेक्सचर, ठीक है, मतलब कि कोरस है कि क्या है, कोरस मतलब मोटे हैं कि पतले हैं, वही चीज है। एज, कितना लंबा एज हो गया, और फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक ना। और इन सभी बेसिस पे नाउ वी आर गोइंग टू क्लासिफाई टाइप्स ऑफ सॉइल, जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, ये देखिए जरा एक मैप है आपके सामने जहां पे हम लोग टाइप ऑफ सॉइल देखेंगे। कुछ ज्यादा स्पीड में तो नहीं है ना आज, हम सब कुछ ठीक ठाक है ना। हाँ देखिए यहाँ पे ये जो एरिया आपको दिख रहा है ऊपर, हाँ, ये सभी के सभी जो एरिया होते हैं इसको ना माउंटेन सॉइल बोलते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्क भी किया होगा, माउंटेन वाले एरिया है भाई, जम्मू एंड कश्मीर का एरिया दिख रहा है, थोड़ा बहुत
यहाँ पे पंजाब के भी कुछ पार्ट्स, नॉट ऑल, ठीक है। हिमाचल जनरली जो होगा वो सारे के सारे एरिया यहाँ पे। बाकी जो होगा मोस्टली पंजाब में, भाई पंजाब में पंजाबी है, वहाँ पे 5 रिवर्स आती हैं, वहाँ से लेकर ये बिहार, लखनऊ जो भी है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, ये सब लेकर यहाँ वेस्ट बंगाल तक, और इधर कुछ पार्ट जो होगा वो आप इंटर कर जाओगे राजस्थान में भी, ठीक ना। तो इन सभी एरिया में जो होंगे हमारे एलेबल से देखने को मिलेंगे, इधर ज्यादा नहीं मिलेगा, मेनली नॉर्थन प्लेन से मिलते हैं। यहाँ पे आपको देखो ये सारे एरिया जो होंगे, इस एरिया में आपको मिल रहा है रेड एंड येलो सॉइल, और यहाँ पे इस पार्ट में, ठीक, बीच का जो एरिया है महाराष्ट्र का, इन सभी एरिया में जो होगा आपको ब्लैक सॉइल मिलेंगे। और फिर तुमको थोड़ा सा दिख रहा है ये कलर ढूंढिएगा जरा, आपको यहाँ दिखेगा कुछ पार्ट उड़ीसा के, उस पार्ट में कुछ पार्ट छत्तीसगढ़ के, इस एरिया में जो मिलेंगे, इस एरिया को हम लोग बोलेंगे लेटराइट। नहीं वो नहीं है बाबू, जिसने भी किया है वो जो है, एंड दैट वन इज, लास्ट वन इज एरिड, एरिड मतलब कि डेजर्ट, ठीक ना। तो यही सारे सॉइल को हम लोग को क्लासिफाई करना है, समझना है इनके फीचर्स, ठीक ना। चलो बताओ एरिड किसको कहाँ कहाँ दिख रहा है, आप एनोट कर सकते हो, एनोट कीजिए तो एरिड कहाँ कहाँ दिख रहा है आप लोग को, एरिड वही है ना, हाँ। और लेटेराइट अगर पूछा जाए, लेटेराइट सॉइल, लेटेराइट सॉइल को मार्क कीजिए तो मिस्टी, सही है, अदिति बहुत अच्छा है, गुड, अंकित, रिया, हाँ बिल्कुल सही जा रहे हो सर, ठीक है। कुछ इधर भी होगा, आपको नॉर्थ ईस्ट में भी दिखने को मिलेगा। अच्छा इसमें आप लोग को, अब चलिए, अब आप मुझे ये बताना कि इसमें सबसे अधिक फर्टाइल सॉइल कौन सा लगता है आप लोग को, सबसे फर्टाइल सॉइल कौन सा है, मोस्ट फर्टाइल सॉइल, एलुवियल, नैन्सी सब एलुवियल की तरफ जा रहे हैं, सब एलुवियल को घेर रहे हैं। मोस्ट फर्टाइल सॉइल जो होगा वो आता है कौन, ब्लैक, याद रखना, सबसे अधिक फर्टाइल सॉइल जो है वो ब्लैक है, ठीक है। पूरा घेर दो सब, मालूम ही ना चले, ठीक ना। एनोटेशन करने के तुरंत बाद अपने एनोटेशन को आप लोग ऑफ भी कर लेना, डिलीट कर देना, जो भी आपने नोट किया है उसको आप डिलीट भी कर दीजिएगा, ओके। जो क्वेश्चन पूछा जाए अब उसका आंसर ध्यान देना सर, अभी कोई नोट नहीं करेगा। ये मैप वर्क से क्वेश्चन आते हैं, देखो मैप वर्क से क्वेश्चन क्या आएगा कि आपको ज्यादा कुछ नहीं करेगा, एरिया जो होगा इस एरिया को घेर देगा, ठीक ना, और इस एरिया में लिख देगा ए। अब बताओ, यहाँ पे मैप यूज नहीं करना है, अब बताइए कि ये एरिया कौन सा है, इस एरिया में कौन सा सॉइल मिलेगा, अबे एरिया ए नहीं एरिया, इस एरिया में कौन सा सॉइल मिलेगा, एलुवियल। तो यहाँ पे जनरली जो होगा आइडेंटिफिकेशन से मैप में क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए तुमको ध्यान रखना है, हमने एक छोटा सा एरिया जो होगा इस एरिया को मार्क कर दिया, इस एरिया को, और यहाँ पे इस एरिया में छोटा सा पॉइंट में लिख दिया कि भाई बी है। तो अब पूछ दे कि बी कहाँ है, बी क्या है, कौन सा सॉइल है, लेटराइट सॉइल है, ठीक है। समझ में आ रही बात ना, लेटराइट सॉइल है। अब दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप बताओ, अब एनोट कर सकते हो तुम लोग, आप बताओ कि इस मैप के किस एरिया में फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल मिलते हैं, नॉर्थ ईस्ट के किस एरिया में, चलो नॉर्थ ईस्ट के किस एरिया में फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल प्रेजेंट है, ठीक है, ज्यादा इधर नहीं, समझ में आ रही बात ना। तो यहां से मैप वर्क के क्वेश्चंस आएंगे और मैप आप लोग को बनाना है, ठीक ना। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश नहीं पूछेगा, कभी नहीं पूछेगा, एरिया का नाम नहीं पूछेगा कभी भी, ठीक ना, मैप पे आपको दिखाना है। इज इट क्लियर, बोलिए सर मैप कितना नंबर तक में आता है सर, अरे यार टोटल मिलाकर 5 नंबर के मैप आते हैं, समझ में आ रही, बस 5 ही नंबर का आता है, ज्यादा का नंबर का नहीं आता। 5 में भी से 3 क्वेश्चन जो होंगे हिस्ट्री जो होगा खुद कवर करता है, कभी कभी ऐसा होता है उलट पलट हो जाती है, 3 हिस्ट्री से 2 ज्योग्राफी से, या इसका उल्टा कर दिया जाएगा 3 ज्योग्राफी से 2 हिस्ट्री से। ज्योग्राफी ही ज्यादा मैप के लिए आपको प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि जिसको मैक्सिमम मार्क्स करने हैं, बहुत ईजी है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। तो मैप से क्वेश्चन आएंगे, आई थिंक कि आप लोग कर लोगे। ये मैप मुझे चाहिए आपके नोट्स में,
ये मैप मुझे आपके नोट्स में चाहिए, आप इसको नोट्स में जरूर सबमिट करोगे इस मैप को। हाँ बोलिए अखिलेश। हेलो सर, हाँ बोल रहे बोलो। थे सर सबसे ज्यादा फर्टिलिटी सर जो सॉइल में वो एलोवियल सॉइल है ना? हाँ फर्टाइल ब्लैक है, सबसे अधिक फर्टाइल ब्लैक है। सबसे ज्यादा सर ब्लैक। हाँ ब्लैक में फर्टिलिटी काफी अधिक होती और है। सर जिसका फर्टिलिटी सर सबसे कम है सर वो कौन सा सॉइल? सबसे कम फर्टिलिटी एरिड में आएगी। एरिड। ओके। सुनो, ये तुम लोग जो कह रहे हो ना कि हम इसको प्रिंट कराएंगे, नहीं प्रिंट नहीं कराना है इसको। आपको क्या करना, मार्केट से एक मैप आता है, 1 या 2 रुपए का मिलता है, ज्योग्राफिकल मैप, और उस मैप पे आपको अपने हाथ से ऐसी ड्राइंग करनी है, और यहाँ पे नोटिफिकेशन जो होगा, जो नोट करोगे बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए कि ये हमने डिजाइन किया है। अगर इसको हमने रेड कलर से प्रिंट कलर किया है तो ये रेड जो है ये, हाँ ड्रॉ कर सकते हो। मैप प्रिंट नहीं करना है, अगर आप ड्रॉ कर सकते हो बहुत बेटर है, फार बेटर है। अगर नहीं है तो तुम ब्लैंक मैप कहीं से लेकर आओगे और उस पर काम करोगे। समझ में आई बात? ये मैप मुझे नहीं चाहिए, ये आपके बुक में है। लॉकडाउन के बाद जमा करना, बहाना और कोई बहाना। हाँ हाँ मैप वर्क के लिए अर्घ्य दे लीजिए आप लोग, और कोई बहाना शिखर? नहीं ना? ओके, गांव में हो तुम, हाँ गांव में तो प्रॉब्लम है, गांव में जल्दी मैप नहीं मिलेगा। मूविंग अहेड, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एलुवियल सॉइल। ठीक है, एलुवियल सॉइल देखो सबसे अधिक फर्टाइल नहीं है, लेकिन वैल्यू इसकी बहुत अधिक है, क्योंकि मैक्सिमम जो खेती होती है वो इसी एरिया में की जाती है। ठीक, क्यों? क्योंकि रिवर जो उनके बहुत इजिली हमारे पास अवेलेबल है। हिंदी में इसको बोलते हैं जलोढ़। जलोढ़, जलोढ़ नाम हिंदी जलोढ़ जो होगा वो क्लियर कर रहा है कि जलोढ़ क्या है। जल ने जिसको ढोकर लाया वही है जलोढ़। तो एक्चुअल में क्या होते हैं, ये जो सॉइल है ये फॉर्म हुए हैं बाय द डिपोजिशन ऑफ सॉइल, डिपोजिशन है ऑफ सॉइल बाय द रिवर्स, रिवर्स के थ्रू। अरे हिमालय का थोड़ा सा ये मैप यहीं पे है तो देख ही लेते हैं हम लोग। ये देखो, ये जो एरिया है ये आपके शिवालिक, हिमाद्री, इसके रेंज के एरिया है ना? और यहाँ इस एरिया में पेरेनियल रिवर्स काफी अधिक होते हैं, पेरेनियल रिवर्स। ठीक है, अब इन रिवर के चलते क्या होता है कि ये लोग बहुत अधिक डिपोजिशन करता है अपने एरिया में, और इनके डिपोजिशन के चलते ही ये सॉइल का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग एलुवियल सॉइल। तो मेनली जो 3 रिवर इसमें नाम में आते हैं, 3 फेमस रिवर कौन कौन से हैं जो एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन करवाए हैं? एलुवियल रिवर का, एलुवियल सॉइल का जो फॉर्मेशन होता है उसके लिए 3 रिवर रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं। कौन कौन से हैं? नेम देम। गंगा, सिंधु एंड ब्रह्मपुत्र, इंदस गंगा। 3 है, गंगा, इंदस एंड ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो बस वही चीज है। देखिए जरा कि मोस्ट वाइडली स्प्रेड इंपॉर्टेंट तुम लोग को पता है, मोस्ट वाइड है, बहुत अधिक फैला हुआ है, नॉर्थन प्लेन में आता है, अभी तुमने मैप देखा। और डिपोजिट किया था, अभी तुमने बताया कि इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्र जो होगा इसको करते हैं। और कुछ हद तक तुमने ये भी देख लिया इस मैप में कि लोग कहते हैं राजस्थान, राजस्थान में भी है, गुजरात में भी दिख रहा है ना, ये गुजरात का एरिया है और ये राजस्थान है। तो अब ये नहीं होना चाहिए कि राजस्थान गुजरात में नहीं होता है। ठीक, हम उल्टा दिखा रहे हैं, पहले तुम लोग को मैप दिखा रहे हैं फिर आगे पढ़ा रहे हैं, मेरा काम आसान हो रहा है। ठीक ना? कुछ और तुम लोग देखोगे तो महानदी और गोदावरी के जो एरिया होते हैं वहां पे भी तुमको ये सब मिलने वाले हैं। कृष्णा, कावेरी नीचे साउथ रीजन में दिखेगा, यहाँ पे भी आपको एलुवियल देखने को मिलेगा। ठीक ना? यहाँ दिख रहा है ना ग्रीन ग्रीन कलर का एलुवियल सॉइल, ये इस जगह पे होंगे। अब आगे, अब इनके पास जो होगा वो अलग तरह का सैंड होता है, सिल्ट होता है, क्ले होता है। ये मिट्टी की क्वालिटी है। सैंड थोड़ा बलुआ हो गया, सिल्ट उससे थोड़ा पतला हो गया, क्ले एकदम पतला हो गया। जो हमारे पास मिट्टी मिलती है उसको क्ले बोलते हैं, क्ले मिट्टी, वो पूरा पतला हो गया। हाँ बाबू ये सब याद करना पड़ेगा, इतना तो तुम मैप देखकर याद कर गए। शिखर याद कर गया ना मैप देखकर, इतना जितना अभी हमने पढ़ा। डू नॉट एब्जॉर्ब सॉइल, ये क्या लिखी हो रही है? मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आई। ये वाटर को बहुत इजिली एब्जॉर्ब करते हैं, ये एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पे कुछ कुछ वर्ड्स आ रहे हैं, मैंने हाईलाइट करना बाय मिस्टेक मुझसे छूट गया है। ये कुछ वर्ड्स आपको ध्यान देना है। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है, वर्ड पिडमोंट प्लेन्स। ठीक है, और पिडमोंट प्लेन्स में 3 वर्ड आ रहे हैं, द्वार, फोर्स एंड तराई। इसको समझना है। देखो
ये मेरा माउंटेन है, अच्छा है माउंटेन, समझ में आ रही बात? ये यहां से दूसरा एक माउंटेन शुरू हो गया, ठीक। अब देखो इन दोनों माउंटेन के बीच में कुछ एरिया हमको मिल गया जहां पे हम लोग खेती कर सकते हैं, बताइए मिला कि नहीं मिला, है ना? तो ये जो एरिया होता है जो कि फुट हिल्स ऑफ माउंटेन्स होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पिडमोंट प्लेन्स। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पिडमोंट प्लेन्स। इज इट क्लियर? ये कहलाएगा क्या? पिडमोंट प्लेन। कोई कंफ्यूजन? पिडमोंट प्लेन क्या होता है? हाँ तुम माउंटेन पे करना, बिल्कुल करना, अभी मत करो, अभी बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है? तो पिडमेंट प्लेन जो होगा ये आपका क्या होता है, ये समझ में गए? साहिल अब तुम डिस्टर्बिंग एलिमेंट बन रहे हो एक तरह से क्लास में, समझ में आ रही बात? डिस्टर्ब करने का ट्राई ना करो। जो हम लोग ट्राई कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं एलोवियल सॉइल के बीच में, एलोवियल सॉइल की बात कर रहे हैं, एलोवियल सॉइल प्लेन में होता है, ठीक ना? तो आप माउंटेन पे खेती ना कराइए अभी मुझे, माउंटेन के लिए हम लोग स्पेशल माउंटेन सॉइल पढ़ाएंगे ना, मैप देखे हो ना अभी? वहां पे एलोवियल सॉइल नहीं मिलता है, उसको अलग सॉइल बोलते हैं हम लोग, ठीक। कभी कभी स्मार्टनेस जो होगी आपके लिए घातक हो सकती है, इस चीज का ध्यान रखना बिल्कुल। तो अब देखो यहाँ पे कुछ और वर्ड्स आ रहे हैं, जैसे कि एक आ रहा है जिसको हम लोग बोल सकते हैं दुआर्स, ठीक है, दूसरा है कोज एंड तीसरा है तराई। ये समझना है दुआर्स क्या होता है। देखिए फिर से एक बार मैप की तरफ हम लोग चलते हैं। देखो ये मैप देखो, यहाँ पे क्या हो गया ना कि मेनली ये जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है, इसी एरिया के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं दुआर्स। ध्यान देना, देखो मेरा रिवर जो था पहले स्टार्टिंग में इतना लंबा था, ये इसकी चौड़ाई थी, इसकी विड्थ था, ये था, ठीक ना? अब क्या हुआ कि पूरे के पूरे सीजन में हमेशा जो होगा ये रिवर क्या इतना ही चौड़ा रहेगा कि थोड़ा पतला भी हो सकता है, पतला कि नहीं, इतना ही मोटा रहेगा, हो सकता है ना? तो क्या होता है कि कुछ टाइम ऐसा होता है कि जो रिवर होता है, ये रिवर अपना कुछ एरिया छोड़ देता है और ये इस एरिया में जो होगा बहना शुरू कर दिया, ये इसका बहने का एरिया है, बाकी जो एरिया हमारे ये जो होंगे वो खाली होंगे, ठीक है ना? इनको हम लोग बोलते हैं फ्लड प्लेन्स, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लड प्लेन्स, ठीक। तो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में वही जो आपने पिडमोंट अभी देखा था ना, ये माउंटेन के पास, नॉर्थ ईस्ट एरिया में जो पिडमोंट होते हैं उस एरिया में कुछ फ्लड प्लेन का फॉर्मेशन होता है और उस फ्लड प्लेन को हम लोग बोलते हैं क्या? दुआर्स। वहां पे जो उसका नाम है, उसका नाम दुआर उसे कहा जाता है। इज इट क्लियर? दुआर क्या है, ठीक है। अब देखो, अब बाकी इन सभी एरिया में हम लोग वर्ड यूज करते हैं कोस एंड तराई। कोस एंड तराई, कोस जो होंगे वो थोड़े से उनके पार्टिकल्स ज्यादा मोटे होंगे और तराई में पार्टिकल्स और मोटे हो जाएंगे, ठीक है। द्वार के रिस्पेक्ट में ज्यादा मोटा होगा कोस में, कोस ज्यादा मल्टीपल होगा जो होगा वो तराई में। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये मेरा अगर मेरा प्ले माउंटेन है, तो इस माउंटेन के जस्ट नजदीक का जो एरिया होगा जहाँ पे रिवर भी अवेलेबल होंगे, इसके जो एरिया में सॉइल होता है उसको हम लोग कोस बोलते हैं, कोस, ये बोलने का है। और फिर आगे एक मडी एरिया मिल जाएगा हमको, दलदल रहेगा यहाँ पे, लेकिन कंकर भी अधिक रहेंगे क्योंकि रिवर्स भी वहां पे जो होंगे अपने, ठीक। इसको हम लोग बोलते हैं तराई। नहीं क्वेश्चन व्हाट इज नहीं होता है, क्या डिफाइन करना है कि द्वार क्या है, कोस क्या है, तराई, ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ ये पूछ सकता है कि द्वार कोस तराई किसके अंदर आता है। तो माउंटेन से रिलेटेड है, लेकिन ये किस सॉइल के अंदर आ रहे हैं बताइए? द्वार कोस तराई किस सॉइल के टाइप है? पिडमोंट के नहीं है, पिडमोंट के बिल्कुल नहीं है यार, एलुवियल के हैं। ओहो गजब तुम लोग कर रहे हो, एलुवियल पढ़ रहे हैं हम लोग ना, एलुवियल के एग्जांपल है द्वार, कोस एंड तराई। और ये जो होगा ये किस पे डिपेंड करता है, तो कोरस, उनकी कोरसनेस पे, यानी कि उनकी मोटाई क्या है उस पर डिपेंड करता है,
ठीक। इसके अलावा एज के बेसिस पे भी हम लोग डिसाइड करते हैं एलुवियल के दो टाइप, एज के बेसिस पे। बताओगे एज के बेसिस पे, पढ़े होगे तुम लोग क्लास 9 में। एज के बेसिस पे कौन कौन सॉइल होते हैं? बांगर, गुड अदिति, और नेक्स्ट खादर। अरे लिखा हुआ है नीचे, हाँ दो हैं, बांगर एंड खादर, कंकर नहीं, बांगर एंड खादर। यहाँ क्वेश्चन आता है बाबू, इसको आपको नोट डाउन करना है। एलुवियल में मैंने कुछ नोट डाउन नहीं करवाया, लेकिन बहुत कुछ तुम लोग को जानने वाला था, लगभग पॉइंट आप लोग खुद जरा नोट कर लेना, ठीक है। तो अब बांगर और खादर में डिफरेंसेस बहुत अधिक पूछे जाते हैं, तो डिफरेंसेस भी लिखा गया, डिफरेंसेस ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि बांगर जो होगा वो ओल्ड एलुवियल है। अरे नदियों से, क्योंकि नदी अपना रास्ता बदलते रहती हैं, तो जो नई मिट्टी नदी लेकर आती है उस मिट्टी को खादर बोलते हैं, और जहां से नदी दूर हो गई उस मिट्टी को हम लोग बोलते हैं बांगर। तो बांगर नदी दूर हुई है यानी कि बाद बहुत पहले बना हुआ था, और खादर नदी उसके पास है यानी कि तुरंत। तो खादर जो होगा वो न्यू एलुवियल है, बांगर जो होगा वो ओल्ड एलुवियल है, ठीक है। खादर में कंकड़ कम होंगे, वहीं बांगर में कंकड़ अधिक होंगे, कंकड़ यानी कि मोटे मोटे पार्टिकल्स, ठीक। तो मोटे पार्टिकल्स जिसमें अधिक होंगे उसमें फाइन पार्टिकल्स कम होंगे, ठीक ना। और नया वाला ज्यादा फर्टाइल होगा, पुराना वाला, ये बताओ फर्टिलिटी किसकी अधिक होगी, खादर की कि बांगर की? न्यू वन की अधिक होगी, तो खादर की जो फर्टिलिटी होती है वो अधिक होती है, ठीक ना। तो हम लोग का खत्म हो गया एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल से इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं, जरा नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। कहाँ कहाँ से नोट डाउन करोगे? ये सारे के सारे पॉइंट आपको नोट डाउन करने थे, 1 2 3 4 5 6, इतना ही पॉइंट आपको नोट डाउन करना है, बाकी पॉइंट आपको नोट नहीं करना है। और फिर हम लोग लास्ट पॉइंट नोट करेंगे, सबसे लास्ट में खादर एंड बांगर के बीच के डिफरेंसेस ये आते हैं कि व्हाट इज खादर एंड व्हाट इज बांगर। द्वार क्वेश्चन तराई बस ये पूछाता है कि किस सवाल के टाइप में आते हैं, ठीक है, नोट कीजिए। अभी तो बताया ना क्वेश्चन तराई, सबसे अधिक कोरस होगा वो तराई है। नहीं सॉइल एज ए रिसोर्स में कुछ लिखना नहीं है, लेकिन उसमें लॉन्ग क्वेश्चन बनता है साहिल, उसमें लॉन्ग क्वेश्चन बनता है कि यूजफुलनेस ऑफ सॉइल जो होगा उसको आपको आइडेंटिफाई करना होगा, डिफाइन करना होगा। लॉन्ग क्वेश्चन के वो बनते हैं, इसलिए मैंने उसको नोट नहीं करवाया। यहाँ पे एलुवियल सॉइल के टाइप्स में बहुत है, इससे तो बहुत अधिक क्वेश्चन बनते हैं, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट। कोरस क्लियर है अपूर्वा, क्लियर करोगे कहाँ का कोरस पूछ रही हो? द्वार क्वेश्चन तराई में पूछ रही होगी, तो जो जैसे बोल रहे हैं ना वैसे ही है, सबसे लास्ट वाला सबसे ज्यादा कोरस है, तराई वाला।
हो गया? ओके, इतना ही नोट करना अपनी नोटबुक में, क्योंकि मैक्सिमम जो होंगे यहीं से क्वेश्चन आते हैं, और बाकी जो क्वेश्चन आता है वो थर्ड, ये जो पॉइंट होगा यहाँ से आता है। खादर एंड बांगर के बीच में बस डिफरेंसेस कर लो, बाकी छोड़ देना। जो डिफरेंसेस हैं आपको दिख रहे हैं वही नोट कर लीजिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, डिस्टर्बिंग की बात नहीं है, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी क्लास को मुझे कुछ और पढ़ाना होता है और उसमें हम खुद जो होगा अपने टॉपिक से भटक जाते हैं, इतने हर चीज जो होंगे ब्रेन में रिलेट नहीं कर पाते ना, और वहां पे तुम्हारे क्वेश्चन जो होंगे वो कहीं ना कहीं कोरिलेट करते जाते हैं एक नए टॉपिक की तरह। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि आप डिस्टर्ब करो, लेकिन हाँ क्लासेस में वही चीज कीजिए। सबको पता है भाई कि माउंटेन पे होता है, मैं उसको डील भी नहीं करने वाला हूँ। हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं तो हम नहीं डील करेंगे कभी कि टेरेस फार्मिंग नाम की कोई चीज होती है, क्योंकि सबको पता है ये चीज। जो नहीं पता है उसको मैं डील कर रहा हूँ। थोड़ा बहुत चलता है साहिल, ज्यादा नहीं, एक्सेस कभी कभी तुम कर देते हो इसलिए। ओके, आगे बढ़े। हो चुका? चलिए अब देखो, अब जो एग्जामिनेशन में तुमको परेशान करने के लिए क्वेश्चन आएगा वो, ठीक, कि एलुवियल सॉइल तो फर्टाइल होते हैं, लेकिन इसमें क्या क्या होता है, ठीक ना? तो इसमें एडुकेट अमाउंट में होता है पोटैश, पोटेशियम की बात हो रही है, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, और लाइम। ये अब थोड़े से केमिकल आ गए केमिस्ट्री के तरह। और दूसरा, इसमें खेती किसकी होती है? तो खेती होती है इसमें शुगर केन की, पैडी की, बीट की एंड अदर सीरियल क्रॉप्स। ये तो हमें लग रहा है कि सेकंड पॉइंट आप लोग को याद रहेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट को फिर एक और लाइन बढ़ा लीजिए उसमें जरा। हो गया? चलिए आगे बढ़े। वैसे ये क्वेश्चन कभी आता नहीं, लेकिन हम फिर भी तुमसे पूछ सकते हैं कि पॉपुलेशन कहाँ पे अधिक होता है, किस सॉइल के इर्द पॉपुलेशन सबसे अधिक होता है, किस सॉइल के आसपास में पॉपुलेशन सबसे अधिक होगी? एलुवियल, ठीक है। क्यों? कॉजेज, क्योंकि फर्टिलिटी हाई होती है। अब भले ब्लैक सॉइल वाले एरिया में भी अब तो वहाँ पे जो है लोगों का पॉपुलेशन काफी अधिक बढ़ रहा है। अब नेक्स्ट सॉइल जो आ रहा है वो दूसरा इंपॉर्टेंट सॉइल है, वो है ब्लैक सॉइल। फर्टिलिटी उससे अधिक है, लेकिन ये सेकंड नंबर पे आता है इंपॉर्टेंस में। कलर इसका ब्लैक है, ठीक। तुम लोग अगर पढ़े होगे एक
रॉक्स नाम का एक चैप्टर आया था क्लास 7 के अंदर, मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, इग्नियस रॉक, ऐसा अगर रॉक पढ़े होगे तो यहाँ पे इग्नियस रॉक के थ्रू इसका फॉर्मेशन होता है। लावा जब भी क्या होता है कि ज्वालामुखी का जब भी इरप्शन होता है तो ज्वालामुखी अपने अंदर से लावा जो होगा उसको छोड़ती है, और बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं, बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं वहां पे उस लावा के चलते जो होंगे वो डेड एंड डिकम्पोज हो जाते हैं, ह्यूमस का अधिक फॉर्मेशन करते हैं, और इस लावा के अंदर आपके मिनरल्स काफी दिखेंगे। जब कूल डाउन होंगे तो मिनरल्स काफी दिखेंगे, फिर वेदरिंग का प्रोसेस होगा और यही सॉइल बन जाएंगे, ठीक ना। कलर इनका जनरली ब्लैक होता है, इसलिए इसको हम लोग ब्लैक सॉइल बोलते हैं। अदर वर्ड्स में ब्लैक सॉइल को रेगुड सॉइल भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे कॉटन की खेती, क्योंकि कॉटन हाई फर्टिलिटी जो होगा उसको डिमांड करता है, इसलिए इसको हम लोग ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं, ठीक है। 3 इसके नेम्स हैं, ठीक ना, 3 नाम आ गए इसके, ब्लैक सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल, बिल्कुल एक जैसा, और तीसरा जो होगा हो गया रेगुड, ठीक है। क्लियर है ना, हो गया। अब अभी मैंने जैसे डिस्कस किया कि भाई कैसे बना होगा, तो बनने के लिए इसके ऊपर कौन कौन से फैक्टर, तो जिस रॉक मेटल से बना होगा, इग्नियस रॉक से बना है वो, और बाकी जो क्लाइमेटिक कंडीशन जो होंगे वही इसके फॉर्मेशन में अपना डिसिसिव रोल जो होगा वो प्ले किए, ठीक है। अब ये कहाँ पे है, तो तुमको दिखा होगा अगर मैप, तो बीच का एरिया जो होगा, बीच का यानी कि महाराष्ट्र का, सौराष्ट्र गुजरात का एक पार्ट है, मालवा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन सभी एरिया में ब्लैक सॉइल काफी अधिक मिलते हैं, और साथ साथ ये एक्सटेंड करता है इस तरफ भी, साउथर्न वार्ड में भी, कृष्णा वैली की तरफ। मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड कीजिएगा, ठीक ना। इसमें बहुत ही फाइन क्ले पार्टिकल होते हैं, उससे बना होता है, कैपेसिटी इसकी होती है कि वाटर को एक लंबे टाइम तक रिटेन करके रख सकता है, लंबे टाइम तक वाटर को रिटेन कर सकता है, और इसी कारण से जो होगा ये जो होंगे जनरली स्टिकी होते हैं नेचर में, ठीक। रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट्स, इनके अंदर न्यूट्रिएंट्स में किसकी अधिकता होती है, कौन अधिक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम लाइम है, और याद रखना कि इसमें कमी किसकी है, तो कमी है इसमें फॉस्फोरिक कंटेंट, समझ में आई बात। अब कमी के चलते क्या होता है कि ये जो होगा इसके लिए बेनिफिशियली वर्क करता है कि जब भी गर्मी का टाइम आता है, हॉट वेदर कंडीशन, तो उसके अंदर क्रैक हो जाते हैं, फटने लगता है सॉइल, और जब सॉइल फटता है तो उसके अंदर जब क्रैक होते हैं तो एयरेशन, मतलब एयर काफी अधिक वहां पे जो होगा वो जा सकता है, तो एयरेशन जो होगा काफी बेटर होता है, और ये सॉइल बहुत ही स्टिकी होते हैं, इसलिए क्या होता है कि जब भी फर्स्ट आवर यानी कि बारिश होगी, तुरंत इसको टिल्टिंग करनी होगी, टिल्टिंग तुमने पढ़ोगे एग्रीकल्चर में कभी ना कभी, ठीक, मैनुअल भी होता है, और अब तो मशीनरी के थ्रू भी हो जाए, जो सिंपली फ्लोइंग एक तरफ होता है वैसे टिल्ट कर दिया, नीचे की मिट्टी ऊपर, ऊपर की मिट्टी नीचे, ठीक ना, तो ये सभी कर दिया जाता है ताकि इस सॉइल में सबसे अधिक खेती की जा सके, ठीक ना। खेती मेनली इसके अंदर होती है व्हीट की और कॉटन की, तो जनरली कॉटन से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक ना। ज्यादा पॉइंट इसमें नोट डाउन करना है आप लोग को, जितने बोल्ड वाले हैं सभी को नोट डाउन कीजिए, कोई कंफ्यूजन हो तो बोलना एक बार। डन, सभी कर चुके हैं, मूविंग अहेड, अगले टॉपिक पे आते हैं, अगले पॉइंट पे। ये देख लीजिए जरा, इसको नोट डाउन कर लीजिए, अर्णव भास्कर भी नोट लीजिए, अच्छा ठीक है, नोट कर लो, सभी नोट कर लीजिए, एक बार थम्स अप कर देना।
ओके, अंकित ने कर लिया है, सभी कर चुके हैं। नेक्स्ट पेज। ये पॉइंट तो बिल्कुल याद रखना, मैं आपसे पूछूंगा अभी बार बार कि बैक सॉइल जो होंगे किस न्यूट्रिएंट में रिच होते हैं, कौन से उनके पास मैक्सिमम न्यूट्रिएंट है, और दूसरा किस में वो पुअर होते हैं। ठीक, क्योंकि 4 नंबर में ये जनरली क्वेश्चन आते हैं सिर्फ ब्लैक सॉइल से। 4 नंबर का क्वेश्चन यहीं से आ जाता है। डन, तो जिसका हो जाए अब वो क्लास लीव कर सकते हो अगर आप नोट डाउन कर चुके हो तो। ठीक है, आज के क्लास में इतना ही। कल हम लोग इस चैप्टर को खत्म करेंगे, चाहे थोड़ा टाइम अधिक लगे तो लगे, लेकिन कोशिश करेंगे कल टाइम के पहले ही खत्म हो जाए। कल हम लोग इसका द करने वाले हैं थोड़े बहुत क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो अगर आप नोट डाउन कर चुके हो, यू मे लीव द क्लास।